तो अभी हम देखते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी हमेशा ही एक डिडक्टिव आर्गुमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में हम ये नहीं कहते कि इंडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। इंडक्टिव आर्गुमेंट वीक होता है, स्ट्रांग होता है, हम उस तरह से इवेल्युएट करते हैं। लेकिन जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है, डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में हम ये जो इवेल्युएशन करते हैं उसमें जो इवेल्युएशन क्या करते हैं, इवेल्युएशन ये करते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो वैलिड होने का मतलब क्या होता है? वैलिड किसी भी आर्गुमेंट के, किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट के वैलिड होने का मतलब ये होता है कि वो आर्गुमेंट इनवैलिड नहीं हो सकता। इनवैलिड नहीं हो सकता, ये जो सकता बोल रहा हूँ, यानी कि मैं किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी को निगेट कर रहा हूँ कि वो इनवैलिड हो जाए। तो उसके इनवैलिड होने की पॉसिबिलिटी को निगेट कर रहा हूँ, ना कि उसकी एक्चुअलिटी को निगेट कर रहा हूँ। तो जब मैं इनवैलिड होने की पॉसिबिलिटी को निगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले इजी वे में हम ये समझते हैं कि वैलिडिटी, करेक्ट रीजनिंग को वैलिडिटी कहते हैं। अगर कोई आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट करेक्टली किया गया है तो वो आर्गुमेंट वैलिड है। आर्गुमेंट करेक्ट होने का मतलब करेक्टली आर्गुमेंट, करेक्ट रीजनिंग की गई है उस आर्गुमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको ज़्यादा प्रिसाइजली बोलना चाहेंगे तो इस प्रिसीजन में बोलने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर रीजनिंग करेक्ट है या अगर आर्गुमेंट वैलिड है, कोई भी आर्गुमेंट अगर वैलिड है, कोई भी आर्गुमेंट, जब हम यहाँ आर्गुमेंट बोल रहे हैं तो आर्गुमेंट से मतलब डिडक्टिव आर्गुमेंट से समझना है। इफ एन आर्गुमेंट इज वैलिड एंड all the premises of that argument, all the premises of that argument are true. If argument is valid and all the premises of that argument are true, then conclusion must be true. Conclusion must be true. Must be true. ये एक रिलेशन है प्रीमिसेस, कंक्लूजन, प्रीमिसेस और कंक्लूजन की ट्रुथ वैल्यू और आर्गुमेंट की वैलिडिटी के बीच का एक ये जो रिलेशन है, उससे हम वैलिडिटी क्या होती है ये निकाल सकते हैं। ठीक है? तो कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी डिडक्टिव आर्गुमेंट अगर वैलिड है और उसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन निश्चित रूप से ट्रू होगा। ठीक है? तो इससे वैलिडिटी के बारे में क्या पता चलता है? इससे वैलिडिटी के बारे में क्या पता चलता है? इसके आधार पे ये इतनी सी जो जानकारी दी गई, आपको एक हाइपोथेटिकल रिलेशन दिया गया कंक्लूजन के ट्रू होने और उसके वैलिड आर्गुमेंट के वैलिड होने और प्रीमिसेस के ट्रू होने के बीच जो आपको एक रिलेशन समझाया गया, इससे आप क्या वैलिडिटी के बारे में बता सकते हैं? कि यदि सारे प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो आर्गुमेंट वैलिड ही होगा। बिल्कुल गलत है। जनरली हर बच्चा यही गलती करता है। ठीक है? इससे हम जो समझते हैं वो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि अगर सारे प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन ट्रू हो तो आर्गुमेंट वैलिड होगा। ठीक है? इसमें हमको क्या समझना है? इसमें ये समझना है कि ये दोनों शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों के पूरा होने पे ये कंसीक्वेंस ट्रू होगा। ठीक है? इन दोनों शर्तों के पूरा होने पे, ये दो शर्तें हैं। ठीक है? अब देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि ये कंसीक्वेंस है। जैसे कि अगर हम कहें कि आग लगी है और लकड़ी गीली है, ठीक है, लकड़ी गीली और लकड़ी में आग लगी तो धुआं उठेगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? आग लगना और लकड़ी का गीला होना, दोनों शर्तें हैं जिसकी वजह से धुआं उठता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ये कंसीक्वेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक शर्त है
ठीक है, ये कंसिक्वेंस है और एक शर्त है, तो दूसरी शर्त भी होगी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्शनलिटी है इस ये जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, ये कंडीशन से कंसिक्वेंस की ओर जा रहा है, लेकिन कंसिक्वेंस से कंडीशन की ओर नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम इसको पलट रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इससे क्या समझेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऐसा निश्चित रूप से होगा, इतना तो कहा गया, बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, इसका उलट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो वैलिडिटी का तब क्या है, तो हमने एक चीज समझ लिया कि सभी प्रीमिसेस के ट्रू होने और कंक्लूजन के ट्रू होने पर भी आर्गुमेंट वैलिड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि सभी प्रीमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो भी आर्गुमेंट इनवैलिड हो सकता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जो कि सभी प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है, लेकिन आर्गुमेंट इनवैलिड है। ठीक है, इस बात का हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए, सभी फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये हमारा एक प्रीमिस है। दूसरा प्रीमिस है सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए सेब एक फल है। ये एक हमारे पास कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। देखिए, ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म नहीं है, ये एक आर्गुमेंट है। सिलोजिज्म है लेकिन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म नहीं है। इसको हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बना सकते हैं थोड़े से बदलाव के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ। अगर हम यहाँ लिख दें सभी और यहाँ भी लिख दें सभी, ये आपका कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है वो आपको समझ में आएगा कि पहला प्रीमिस देखिए, सभी फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये ट्रू है। सभी सेब सेहत के लिए अच्छा होते हैं, सभी सेब सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये भी हमारे व्यवहारिक ज्ञान से यही पता चलता है कि सेक्स ट्रू है, इसलिए सभी सेब एक फल है, ये भी ट्रू ही है। ठीक है, अब देखिए, सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, लेकिन ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। ठीक है, ये आर्गुमेंट इनवैलिड किस तरह से है, इसकी इनवैलिडिटी को समझने के लिए जब हम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी टेस्टिंग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें बताया जाएगा कि जो 6 रूल्स बताए जाएंगे वैलिडिटी टेस्टिंग के, उसमें से आपको कोई ना कोई एक रूल का वायलेशन इस आर्गुमेंट में देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि कौन से रूल का वायलेशन हुआ है। इसमें जो है जो हमारा सेकंड रूल होगा वैलिडिटी टेस्टिंग, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी टेस्टिंग का जो सेकंड रूल होगा, सेकंड रूल ये होगा कि मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हम आगे देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो मिडिल टर्म के डिस्ट्रीब्यूटेड न होने की फैलेसी है। हमारा एक सेकंड रूल होता है वैलिडिटी के लिए, एक किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के वैलिड होने के लिए जो सेकंड रूल है जिसको कि वो उसको फॉलो करना चाहिए। 6 रूल फॉलो करने चाहिए, 6 में से दूसरा रूल ये वायलेट कर रहा है जो कि है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का मतलब ये हुआ कि ये जो मिडिल टर्म होता है सेहत के लिए अच्छा होना, सेहत के लिए अच्छा होना, ये जो मिडिल टर्म है
इस आर्गुमेंट में एक भी बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये आर्गुमेंट फैलेसियस है। तो कुछ चीज़ें आप जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट यही होता है कि सभी ज़्यादातर यही लोग समझते हैं कि अगर सारे प्रीमिसेस ट्रू हो, कंक्लूजन ट्रू हो तो आर्गुमेंट वैलिड होता है। ये सबसे मतलब सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिगेस्ट सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट वैलिडिटी ये है, जिसको हमने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि वैलिडिटी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर मैं आपको इजी वे में समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि किसी आर्गुमेंट के वैलिड होने का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी प्रीमिसेस ट्रू हैं, अगर उसके प्रीमिसेस ट्रू हैं और उसके प्रीमिसेस के एक आर्गुमेंट है, मान लीजिए ये आर्गुमेंट जिसके प्रीमिसेस P1 हैं, P2 हैं, ठीक है, ये Pn तक प्रीमिसेस हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को ही ध्यान में नहीं रख के हम वैलिडिटी की जो डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने भी एक्सपेंशन वाले आर्गुमेंट को लेके कर रहे हैं, इसलिए हम n नंबर ऑफ प्रीमिसेस ले रहे हैं, ठीक है। और इसका कंक्लूजन सपोज कर लीजिए Pn+1, तो आपके n नंबर ऑफ प्रीमिसेस हैं और प्रीमिस नंबर n+1 जो है वो आपका कंक्लूजन है। तो इसमें अगर आपको वैलिडिटी की बात करनी हो तो अगर ऐसा हो इन प्रीमिसेस के ट्रू होने पर कंक्लूजन निश्चित रूप से ट्रू होता हो, अगर इन प्रीमिसेस के ट्रू होने पर कंक्लूजन के फॉल्स होने की कोई संभावना ना हो, तब हम कहेंगे कि ये आर्गुमेंट वैलिड है, ठीक है। अगर इन प्रीमिसेस के ट्रू होने पर दिए हुए जो भी आर्गुमेंट के प्रीमिसेस हैं उन सभी के ट्रू होने पर ये जो कंक्लूजन है, उस आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है उसके फॉल्स होने की कोई संभावना ना हो, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती हो जिसमें कि वो फॉल्स हो सकता है, तब हम कहेंगे कि आर्गुमेंट वैलिड है, ठीक है। अब क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जब भी हम डिडक्टिव आर्गुमेंट करते हैं तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में हम क्या दावा करते हैं, क्लेम क्या होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट के माध्यम से हमारा क्लेम ये होता है कि ये प्रीमिसेस से ही ये कंक्लूजन निकला है, ठीक है। अगर हमारा ये क्लेम है कि इन प्रीमिसेस से ही ये कंक्लूजन निकला है और ये सारे के सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं, तो अगर ऐसी कोई संभावना बची कि ये फॉल्स हो जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, इन प्रीमिसेस से ही ये कंक्लूजन नहीं निकला है, ठीक है। उस कंडीशन में आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाता है। तो अगर इन सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पर कंक्लूजन के फॉल्स होने की कोई संभावना नहीं बचती है, ठीक है, यानी कि वो निश्चित रूप से ट्रू होता है, तो आर्गुमेंट वैलिड होता है। ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी वैलिडिटी को लेके। तो इस रिलेशन के माध्यम से भी हम यही समझेंगे कि अगर सभी प्रीमिसेस ट्रू हैं एंड इफ ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू एंड there is no possibility of conclusions being false, then argument is valid. इसको समझने के लिए हम वैलिडिटी को कब वैलिड कहेंगे? आर्गुमेंट इज वैलिड an argument is valid if and only if को IFF लिखते हैं, if and only if given all the premises given that all the premises are true, an argument is valid if and only if given that all the premises are true, conclusion cannot be false. तो कहीं भी ऐसा अगर है, किसी भी आर्गुमेंट में अगर ऐसा है कि उनके सारे प्रिंसेस के ट्रू होने से, ठीक है, एक नेसेसिटेशन होता है, एक अनिवार्यता आती है कंक्लूजन के ट्रू होने में, ठीक है, और उसके फॉल्स होने की सारी संभावना खत्म हो जाती है,
तो ऐसी कंडीशन में वो आर्गुमेंट वैलिड होता है। तो ये हमारा वैलिडिटी की अंडरस्टैंडिंग थी। वैलिडिटी को इस तरह से समझने के बाद से अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझने वाली रह जाती है, वो ये कि आप जब देख रहे हैं कि एक आर्गुमेंट है, कोई भी आर्गुमेंट, जब भी हम पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो पॉसिबिलिटी हमेशा एक्चुअलिटी से ज़्यादा विस्तृत होती है, ज़्यादा व्यापक होती है। अगर एक्चुअलिटी, सपोज करिए एक स्टेटमेंट है ऑल एस इज पी, ठीक है, और इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म। क्यों स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म क्या है नहीं पता है, प्रेडिकेट टर्म क्या है नहीं पता है। उसी की जगह हम कहते हैं ऑल फ्रूट्स आर न्यूट्रिशियस। ओके, तो यहाँ पे हमको एस की जगह और पी की जगह क्या है ये पता है, यानी कि कंटेंट फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें कंटेंट लेस है। जब ये कंटेंट लेस है तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म किसी भी स्टेटमेंट से जब कंटेंट को बाहर कर देते हैं, कंटेंट को निकाल लेते हैं, तो वो जो बच जाता है उसको स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। कंटेंट की जगह, कंटेंट को निकाल के कंटेंट की जगह आर्बिट्रेरी सिंबल्स रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एस और पी रखा है, ठीक है, तो वो जो बच जाता है उसको फॉर्म कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट फॉर्म है, इसी स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट फॉर्म है। अब देखिए इस स्टेटमेंट फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बनाए जाने की संभावना है, ठीक है। तो जो हमने 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन समझे हैं, AEIO, उसमें से हर एक में इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बनाए जा सकते हैं। यानी कि वो तो आकार हैं, वो फॉर्म है, वो स्टेटमेंट फॉर्म्स हैं। अब इन्फिनिट नंबर ऑफ, अब दूसरी तरह से इसी को बोल सकते हैं कि इन्फिनिट नंबर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को हम 4 टाइप्स के फॉर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, घटित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने समझा कि फॉर्म और स्टेटमेंट का अंतर। इसी तरह आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट फॉर्म होता है। जिस तरह से एक स्टेटमेंट फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने की संभावना है, उसी तरह से एक आर्गुमेंट फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बनाए जाने की संभावना होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ऑल एस इज एम, सम एम इज पी, therefore all S is P। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिले, तीनों दो बार आए हुए हैं, जैसा कि हमने बात किया। एस, पी और एम। एम मतलब मिडिल टर्म, एस मतलब सब्जेक्ट टर्म, पी मतलब प्रेडिकेट टर्म। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है उसको मेजर टर्म कहते हैं, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म होता है उसको माइनर टर्म कहते हैं, और जो टर्म कंक्लूजन में नहीं आता है और दोनों प्रीमिसेस में आता है उसको मिडिल टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखने, अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये आर्गुमेंट फॉर्म है, ये आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट फॉर्म है, ठीक है। क्यों आर्गुमेंट फॉर्म है? क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। जो हमारे पास आर्बिट्रेरी सिंबल्स हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म के लिए, एस, पी, एम, उनकी जगह हम अलग अलग कंटेंट्स रख के सपोज करिए एस की जगह मैन रखते हैं, एम की जगह मॉडल रखते हैं, पी की जगह पॉलिटिशियंस रखते हैं, ठीक है। अलग अलग कंटेंट्स रख के हम इसी एक फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसी एक फॉर्म में हम इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बना सकते हैं। फॉर्म वही रहेगा सारे आर्गुमेंट्स का, लेकिन इन्फिनिट नंबर में बनेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सपोज करिए हमने एक आर्गुमेंट 1 बनाया और आर्गुमेंट 2 बनाया
फिर दूसरे कंटेंट रख के आर्गुमेंट 3 बनाए, ठीक है। जैसे कि हम एस की जगह मोर्टल रख, एस की जगह एनिमल्स रख के, एम की जगह मोर्टल्स रख के, पी की जगह पेट्स रख के, इस तरह से हम कंटेंट बदल बदल के इन्फिनिट नंबर ऑफ बना रहे हैं। उसमें से अभी हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, ठीक है। अब जो समझने वाली बात ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे अगर कंक्लूजन के फॉल्स होने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पे समझना जरूरी है कि मैं जब कह रहा हूँ कि कोई संभावना नहीं बचती है तो मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे कंक्लूजन के कभी भी फॉल्स होने की संभावना नहीं बचती है, मतलब यही हुआ कि चाहे हम ये स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट 1 में चेक करें, आर्गुमेंट 1 में रखें, अगर ऐसा हो कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो, ठीक है। आर्गुमेंट 2 में अगर ऐसा हो सारे प्रीमिसेस ट्रू हो, कंक्लूजन भी ट्रू हो, ठीक है। आर्गुमेंट 3 में भी ऐसा हो, ठीक है। लेकिन सपोज करिए आर्गुमेंट x, एक ऐसा हमारे पास ऐसी संभावना बन गई कि एक आर्गुमेंट x हमने इस फॉर्म में बना लिया, ठीक है, जिसमें क्या है कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। तो अगर ऐसी संभावना रखना इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर ऐसी कोई भी संभावना है कि इस फॉर्म में एक भी ऐसा आर्गुमेंट बनाया जा सकता है जिसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सारे प्रीमिसेस द्वारा कंक्लूजन को नेसेसिटेट नहीं किया जा रहा है, यानी कि सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पर कंक्लूजन की ट्रूथ वैल्यू का नेसेसिटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि जो ये सब ट्रू हो जा रहे हैं, सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, ये मियरली एक कोइंसिडेंस है, कोई लॉजिकल नेसेसिटी यहाँ पे नहीं आ रही है। लॉजिकल नेसेसिटी तब होती जबकि ऐसी कोई भी आर्गुमेंट इस फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा लॉजिकल नेसेसिटी कब होगी, ऐसा कोई भी आर्गुमेंट a1 a2 a इन्फिनिट तक ले जाएं अगर इस प्रक्रिया को, तो ऐसा कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं बना सकते इस फॉर्म में अगर जिसमें कि सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। तब क्या होगा, तब ये आर्गुमेंट वैलिड होगा। हमने क्या समझा कि ये सपोज करिए ये आर्गुमेंट फॉर्म है, ये आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड कब होगा, वैलिडिटी हमेशा आर्गुमेंट फॉर्म की होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी हमेशा फॉर्म्स की होती है। एक्चुअलिटी, ये सब जो आर्गुमेंट्स होंगे जैसे कि कंटेंट रख के जब आर्गुमेंट बनाए जाते हैं वो सब एक्चुअलिटी है, वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, दे आर नॉट पॉसिबल आर्गुमेंट्स, दे आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं वो हमें धोखा दे सकते हैं, वो हमें डिसीव कर सकते हैं। जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं वो क्या एक दिखने में ऐसे लग सकते हैं कि दे आर वैलिड, जैसे कि मान लीजिए ये a1 है, ये दिखने में ऐसा लगेगा कि इसके प्रीमिसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये दिखने में कैसा लगेगा, ये दिखने में ऐसा लगेगा कि ये तो वैलिड है क्योंकि ट्रू प्रीमिसेस से ट्रू कंक्लूजन आ रहा है। तो ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होंगे वो डिसेप्टिव होंगे। तो हम क्या करते हैं, लॉजिशियंस क्या करते हैं, उस आर्गुमेंट के फॉर्म को लेते हैं और उस फॉर्म में हम इस संभावना को तलाशते हैं कि क्या इस फॉर्म में कोई ऐसी संभावना है कि इनके प्रीमिसेस के ट्रू होने पे, सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। तो एक तरीका ये होता है कि किसी आर्गुमेंट को इनवैलिड अगर दिखाना है तो उसका एक तरीका होता है रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी। रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी, इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए a1 आर्गुमेंट है, ये देखने में लग रहा है कि सारे प्रीमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू है, ये देखने में वैलिड देखने में वैलिड लग रहा है। लेकिन अगर हमको दिखाना है कि आर्गुमेंट इनवैलिड है, हम क्या करेंगे, इसी के स्ट्रक्चर में, इसी के फॉर्म में एक ऐसा एनालॉजिकल आर्गुमेंट बनाएंगे, इसी के फॉर्म में एक ऐसा आर्गुमेंट बनाएंगे, उससे फॉर्म में, उसी के फॉर्म में बनाएंगे तो उसके एनालॉजिकल होगा, ठीक है। तो जब उसी की एनालॉजी रखने वाला एक हम आर्गुमेंट अगर बनाते हैं ax, जिसमें ऐसे ही फीचर दिख जाते हैं सारे प्रीमिसेस के ट्रू होने पे भी कंक्लूजन फॉल्स है, तो वो जो आर्गुमेंट होगा वो रिफ्यूट हो जाएगा। इसको कहते हैं रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी,
ठीक है, ये तो एक तरीका होता है जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। व्यवहार में प्रयोग करने का मतलब, अगर किसी ने आर्गुमेंट कोई दिया तो उसी से मिलता जुलता, उसी से एनालॉजी रखने वाला आर्गुमेंट हम उसी स्ट्रक्चर में बनाते हैं और दिखाते हैं कि देखो तुम अगर ऐसे बोल रहे हो तब तो ये बात हो जाएगी, ठीक है, मेरी ये आर्गुमेंट भी सही होगा। और इस तरह से हम रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी करते हैं। तो रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी यहाँ पे बहुत कारगर हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि जो लॉजिशियंस हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फॉर्म में, ठीक है, इनफिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। और सपोज करिए कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं हूँ कि मैंने ये AX तलाश लिया, ठीक है, तो क्या मैं अगर AX नहीं तलाश पाया तो ये आर्गुमेंट को कहना पड़ेगा वैलिड है ना। तो रिफ्यूटेशन ऑफ एनालॉजी उतना हेल्पफुल नहीं होता है यहाँ पे। सबसे इजी वे और एकदम कारगर तरीका जो होता है वो हम इसकी फॉर्मली वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म में क्या डिफेक्ट्स हैं वो अगर हम दिखा देते हैं, लॉजिशियंस के लिए ये इजी काम होता है, क्योंकि अब एक आर्गुमेंट बनाना, देखना कि इसमें तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसमें तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह इन्फिनिट नंबर प्रक्रिया चलती रहेगी इन्फिनिट नंबर तक, और बहुत ही लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको अगर हमको मिल जाता है रिफ्यूटेशन ऑफ एनालॉजी, रिफ्यूटेशन बाय एनालॉजी करने के लिए कोई ऐसा AX मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी तरीके हैं जिनको हम अपनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए, जो कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए जो 6 रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उनको देखने के लिए अगले इसमें देखते हैं। ओके, थैंक यू।